नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीजीटी पीटी या पीआरटी वाला, जिसका आगे फरवरी मार्च में होने की जिसकी संभावना है। तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं, और इसके बाद फिर हम आपके जो अन्य सब्जेक्ट है उससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है सभी के सभी महत्वपूर्ण है, और ऐसे ही क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, और हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आपका आ भी जाए। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये जो कथन है इनमें से किन का था? जिन पियाजे, वैलेंटाइन, वुडवर्थ या फिर रोस। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। अब कथन था यहाँ पर ये, तो कथन किन का था? और ये जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो वुडवर्थ जो है इनका यहाँ पर मानना था कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। और यहाँ पर एक शब्द आया है ये वाला, संवेग। अब संवेग क्या होता है? तो यहाँ पर अगर हम संवेग को देखें तो संवेग जो है ये भाव के अति निकट होने के कारण जब कभी भी भाव की मात्रा बढ़ती है तब शरीर उद्दीप्त हो जाता है, और उद्दीप्त अवस्था को ही संवेग कहा गया है। जैसे ये भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, जिज्ञासा, चिंता, दुख, शर्म, ये सारे संवेग में आ जाएंगे। और संवेगों के संबंध में कुछ अधिक कहने से पूर्व यह आवश्यक है कि इसके अर्थ को समझ लिया जाए। तो ये जो संवेग जो है, अंग्रेजी भाषा के जो इमोशन शब्द है इसका हिंदी रूपांतर है, और इमोशन शब्द लैटिन भाषा के इमोवेयर इससे लिया गया है, जिसका अर्थ है हिला देना या उत्तेजित कर देना। तो संवेग जब मनुष्यों को झकझोर देता है, उदाहरण के लिए जैसे आप किसी क्रोधित व्यक्ति को देखते हैं तो उसकी मुठ्ठियां बीच जाती है, मतलब मुट्ठी बीच लेते हैं, दांत किटकिटाने लगते हैं, जैसे किसी तरीके से उसे बचा ले या क्या उसका कर दे, माथे पर सलवटें पड़ जाती हैं, और उसका पूरा शरीर तेजी से जाग पड़ता है। तो संवेग मनुष्य को हिलाकर रख देता है, और मनुष्य का संतुलन संवेग की अवस्था में बिगड़ जाता है, जिस कारण व्यक्ति की बुद्धि उचित प्रकार से काम नहीं कर पाती। लेकिन जरूरी नहीं है कि संवेग काम में बाधा की बने। जहाँ संवेग मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ लाता है, तो वहीं दूसरी ओर व्यक्ति को संवेग से अच्छे कार्य करने की अभिप्रेरणा भी मिलती है। और कभी कभी प्रेम की वशीभूत होकर कुछ युवक अपना भविष्य भी खराब कर लेते हैं। तो बहुत से ऐसे युवक भी होते हैं जो प्रेम की अभिप्रेरणा से उन्नति का शिखर भी पा लेते हैं। तो व्यक्ति के ऊपर भी है कई बार। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपके ये संवेग होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन। इसका अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन करना, अभिलेखों का मूल्यांकन करना, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना, या फिर ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। तो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है, अब मूल्यांकन जो है इसका अर्थ क्या है? ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करने से, शिक्षार्थियों द्वारा जो अर्जित ज्ञान क्षमता संबंधी उपलब्धियों के मूल्यांकन से। नेक्स्ट है पूर्वाग्रही किशोर या फिर किशोरी अपने किसके प्रति कठोर होंगे? समस्या, संप्रत्य, जीवन शैली या वास्तविकता के प्रति। तो पूर्व आग्रही किशोर या फिर किशोरी किसके प्रति कठोर होते हैं? तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन ए में दिया गया है, किसके अर्थात समस्या के प्रति कठोर होते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है संज्ञानात्मक जो विकास है इसके 4 चरण हैं। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो 4 होती है इसकी अवस्थाएं। सबसे पहले इंद्रियजनित गामक अवस्था, फिर पूर्व सक्रियात्मक, फिर ये जो है यहाँ पर मूर्त सक्रियात्मक, और फिर ये औपचारिक या अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं होती हैं। अब ये जो औपचारिक सक्रियात्मक जो है इसकी पहचान की गई थी किन के द्वारा, या कह सकते हैं कि ये जो अवस्थाएं बताई थी 4 किन की हैं? तो ये जो जिन प्याजे जो है इनकी है, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिए गए हैं। और जिन प्याजे जो है ये स्विस मनोवैज्ञानिक थे, वहाँ के थे। जब ये अल्फ्रेड बीने की जो प्रयोगशाला जो थी इसमें ये काम कर रहे थे, तब इन्होंने बालकों के समज्ञानात्मक विकास में सोचा था, और समज्ञानात्मक विकास की व्याख्या 4 अवस्थाओं में बांटकर इन्होंने की थी। इंद्रियजनित गामक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, और अमूर्त या औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 अवस्था इन्होंने बताई थी।
इसके बाद आ जाता है कौन सा गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है। नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित या वास्तविकता की स्वीकृति, सब मूल्यांकन की योग्यता। तो इनमें से कौन सा गुण जो है ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है। अब नहीं में पूछा गया है तो ये जो ऑप्शन सी में है, बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, ये वाला जो है मानसिक स्वास्थ्य का गुण यहाँ पर नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य जो है एक तरह का ये समायोजी व्यवहार होता है जो व्यक्ति को जिंदगी के सभी क्षेत्र जैसे कि सामयिक, सामाजिक एवं शैक्षिक आदि में असफलतापूर्वक संयोजन करने में मदद करता है। तो बहुत विनीत या स्वयं में सीमित होगा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तो इसके अलावा ये सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है अधिगम क्षमता। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है। आनुवांशिकता से, वातावरण, प्रशिक्षण या शिक्षण या राष्ट्रीयता से। तो अधिगम क्षमता किससे प्रभावित नहीं होती है, और जो ये ऑप्शन डी में दिए गए हैं था जो राष्ट्रीयता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। तो किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव या गोथरी ने। तो किस मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। तो ये कौन है, जो गोथरी है। तो ये जो थॉर्नडाइक, पावलोव और जो स्किनर थे, इन्होंने अनेक प्रयोग के माध्यम से सिद्ध किया था कि पुरस्कार बाल अधिगम विकास में काफी महत्व रखते हैं। तो नहीं था ये वाला। तो पुरस्कार से जैसे क्लास है, क्लास में एक बच्चे ने अच्छा काम किया, उसे कोई भी पेन पेंसिल दे दो तो बच्चे के अंदर उत्साह भी आता है और दूसरे बच्चे भी उसकी देख रेख में अच्छा काम करने लग जाते हैं कि इसने अच्छा काम किया था तो इसे पुरस्कार मिला, हम भी अच्छा काम करेंगे तो हमें भी कोई पुरस्कार या टीचर देगा। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती। किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता या पुरस्कार से। तो शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलेगी। अब नहीं मिलेगी कौन से वाला, तो स्कूल का बस्ता, ये वाला। अधिगम सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते हैं। अनुकरण, अभिप्रेरणा और पुरस्कार, इसके माध्यम से शिशु को अधिगम में सहायता मिलेगी। इसके बाद है स्व केंद्रित अवस्था। बालक के जन्म से 2 वर्ष तक की है, 3 से 6 है, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक है या किशोरावस्था है। स्व केंद्रित अवस्था होती है। अब स्व केंद्रित अवस्था का जो यहाँ पर संबंध जो इसमें लिया गया है, तो ये 3 से 6 वर्ष तक जो है इसको लिया गया है। और इसको क्या कहा जाता है, 3 से 6 वर्ष तक की आयु, तो इसको पूर्व बाल्यावस्था कहा गया है। पूर्व बाल्यावस्था। तो इस अवस्था में बालक अपने सुखों की प्राप्ति हेतु तत्पर रहता है और इसलिए ही इस अवस्था को स्व केंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। इसके बाद माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना। किशोर, पूर्व किशोर, उत्तर या शैशवावस्था किससे संबंधित है। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना। तो ये जो लक्षण जो है ये पूर्व किशोर अवस्था जो है इसके माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है सीखने का प्राथमिक मूलभूत जो नियम है इसका संबंध है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा, प्रशंसा या फिर तत्परता से। तो सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम का संबंध है, तो इसका जो संबंध है जो ऑप्शन डी में है, अर्थात जो तत्परता है। अब जो थॉर्नडाइक है इन्होंने सीखने के 3 मुख्य और 5 गौण नियम बतलाए थे, तो जिसमें उन्होंने तत्परता के नियम को प्राथमिक माना था। और नियम बताता है कि जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होता है तो उस कार्य को करने में से अन्य कार्य की तुलना में अधिक संतोष मिलता है। मतलब कह रहे यह है कि जैसे किसी काम को करने में उसकी मर्जी है तो उस काम को साफ सफाई से करेगा और याद भी रहेगा, रुचि भी लेगा उस काम को करने में। तो जिसमें रुचि नहीं है उसमें ना तो याद रहेगा और ना या उसमें वो मन लगाकर उस काम को करेगा। कहने का मतलब जोर जबरदस्ती कोई काम नहीं होते। नेक्स्ट है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना, इसका संबंध है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए
तो किशोर है, प्रौढ़ है, पूर्व बाल्य है या उत्तर बाल्यावस्था? तो कौन सी अवस्था है? तो इस अवस्था को जो माना गया है किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था क्या है? वह समय है जिसमें बालक परिपक्वता से बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर जाता है और जिसके परिणामस्वरूप इस अवस्था में मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने हेतु प्रयत्न रहता है। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। अनुकरण, प्रशंसा, निंदा, प्रतियोगिता या ये सभी। तो सीखने की जो प्रक्रिया है उसको अगर हम देखें तो ये सारे ही प्रभावित कर सकते हैं, अनुकरण भी, प्रशंसा, निंदा भी और प्रतियोगिता भी। अगला क्वेश्चन आ जाता है बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना या ये सभी। तो बालकों के सीखने की प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दी गई है। तो ये मतलब सारे इसमें आ जाते हैं। तो प्रेरणा जो है ये व्यवहार को जागृत करके सीखने के विकास का पोषण करती है और सीखने में बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार और दंड और प्रशंसा, भर्त्सना के रूप में उपयोगी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? तो कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? छात्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, आत्मगौरव की अनुभूति कराना, अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का उपयोग करना। तो विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करेंगे? तो कौन सी है? बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने वाली। नेक्स्ट आ जाता है बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर ये सभी। तो बुद्धि एवं सृजनात्मकता में तो इसमें अगर आप संबंध की बात करें तो ये धनात्मक यहाँ पर पाया जाता है। तो बुद्धि और सृजनात्मकता दोनों ही क्या है? अलग अलग संप्रत्य हैं, फिर भी दोनों में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। बुद्धि के बढ़ने पर सृजनात्मकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। इसके बाद है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली उपाय। अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली जो उपाय है वो कौन सा हो सकता है? शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक अगर बनाया जाए जिससे बच्चे जो उसको पढ़ने में रुचि ले, आनंद ले। नेक्स्ट आ जाता है शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्तियात्मक है, संरक्षित है, संज्ञानात्मक है या संवेगात्मक है? तो ये जो शैशवावस्था है इसमें बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं तो इसको क्या माना गया है? मूल प्रवृत्तियात्मक। तो शैशवावस्था में शिशु के अधिकांश व्यवहार का आधार उसकी मूल प्रवृत्ति होती है। जैसे यदि आपको किसी बात पर क्रोध आ जाता है तो वह उसको वाणीय क्रिया के द्वारा व्यक्त करता है। नेक्स्ट आ जाता है जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? समेकित शिक्षा दी जाती है तो शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण या कोई सा भी नहीं। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा हो सकता है? यही वाला, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे या कुशागर बुद्धि के बच्चे? तो किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? अब समायोजन की जो समस्या है ये जो कुशागर बुद्धि के बच्चे जो होते हैं इनको होती है। नेक्स्ट है किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई तो शिक्षक को इसे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए या उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए? तो कौन से वाला सही हो सकता है? किसी शिक्षक को लगता है कि अगर उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार से सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है
तो यहाँ पर देखें तो ये जो ऑप्शन ए में दिया गया है, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति से माना जाना चाहिए। तो सीखने की प्रक्रिया सदैव और सर्वथा चलती रहती है। इसकी गति कभी भी तीव्र तो कभी मंद हो सकती है। इसलिए यदि विद्यार्थी के सीखने में स्थिरता आ गई है तो शिक्षक को इसे अधिगम प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति ही मानना चाहिए। नेक्स्ट है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए। तो ये तो कभी भी सही आंसर नहीं हो सकता। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना चाहिए, ऐसे भी सही नहीं हो सकते। समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी चाहिए या विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सा वाला सी आंसर हो सकता है। अगर अपनी कक्षा के विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए। तो उसे समूह के जो सदस्य हैं सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। तो प्रवृत्तियां जो है ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की समस्त क्रियाओं का चालक होती है। तो इसलिए पूरे समूह के सदस्यों की प्रवृत्ति को बदलकर ही एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को बदला जा सकता है। इसके बाद विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है, परिवर्तन, प्रयास, प्रतिक्रिया या परिणाम से। तो विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है अर्थात प्रतिक्रिया। तो विकास का जो संबंध परिपक्वता से है वैसे ही संबंध उद्दीपक का प्रतिक्रिया से है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, जीन पियाजे किसके क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक विकास के लिए जीन पियाजे। तो इनका जो संबंध है ऑप्शन बी से है। तो जीन पियाजे जब मुख्यतः ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो इन्होंने बालकों का जो ज्ञानात्मक विकास का जो अध्ययन है ये 4 अवस्थाओं को रखकर किया था जो हमने पहले पढ़ी थी। नेक्स्ट है, जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। तो ये कथन है आंशिक रूप से सत्य है, सत्य, कदाचित सत्य या असत्य है। तो जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। तो इस कथन को अगर हम देखें तो ये क्या है, पूर्ण रूप से सही माना गया है। तो आपस में डिस्कस करेंगे अगर 2 आपस में मिलते हैं। इसके बाद शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, गृह कार्य की जांच में लगन, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। तो शिक्षण प्रक्रिया में किसका भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए? तो ये है छात्रों की सक्रिय सहभागिता का। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे या फिर बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहे हैं? फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। अगले कक्षा में कक्षा उन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावा देते हैं। विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो आंतरिक प्रेरणा यहाँ पर इनमें कौन से दे रहे हैं अपने बच्चों को? तो आंतरिक प्रेरणा की अगर हम बात करें तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिए गए हैं, विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो यही है आंतरिक प्रेरणा, उसे आंतरिक रूप से प्रेरित कर रहे हैं। इसके बाद है बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व है खेल, दिनचर्या, बाल साहित्य, संचार माध्यमों का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन ए है, तो बच्चों का जो सामाजिक विकास है इसमें खेल का विशेष महत्व होता है। खेल एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से बालक की मूल प्रवृत्तियाँ अपने आप को प्रकाश में लाने की चेष्टा करती है और उसके सामाजिक विकास की दिशा को एक मार्ग मिलता है। तो खेल जो है यहाँ पर इसमें सी आंसर हमारा रहेगा। इसके बाद आ जाता है भाटिया बैटरी परीक्षण। इसका प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो ये जो भाटिया बैटरी परीक्षण जो है, भाटिया जो परीक्षण है वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये व्यक्तित्व, सृजनात्मक बुद्धि, अभिवृद्धि किसके मापने के लिए किया जाता है? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से है, अर्थात जो बुद्धि जो है उसके मापने के लिए है। इसका जो निर्धारण है CM भाटिया जो थे, नाम पर ही है
तो इनके द्वारा रजा किया गया था और वर्ष 1955 में। इसके बाद आ जाता है कोलबर्ग। इनका जो विकास का सिद्धांत है इनमें से किससे संबंधित है? भाषा विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, नैतिक या सामाजिक विकास से। तो कोलबर्ग का जो विकास सिद्धांत है इसका जो संबंध है ये नैतिक विकास से है। तो कोलबर्ग जो इन्होंने 10 से जो 16 वर्ष के जो बच्चे हैं, तो कोलबर्ग ने 10 से 16 साल के बच्चों के लिए साक्षात्कार से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करके जीन पियाजे के सिद्धांत को विस्तारित, परिवर्तित और परिष्कृत कर अपने एक नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसे उन्होंने 3 स्तर और 6 जो अवस्थाएं हैं इसमें बांटा था। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हमारे जो आपके ये हिंदी ग्रामर जो है इसके क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। तो जिसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम युक्त जो वाक्य है वो आपने यहाँ पर बताना है। आप अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं। लड़के आप ही चले जाएंगे। आप लोग शांत हो जाए, आप हुजूर पधारे। तो निजवाचक कौन सा है इसमें? तो निजवाचक की अगर हम बात करें तो लड़के आप ही चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो निजवाचक जो सर्वनाम है इसके 10 उदाहरण जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे पहला है मैं खुद पर आस्था रखता हूँ, मुझे 5 तारीख तक अपना किराया देना है, अपने से बड़ों को साक्षात्कार देना चाहिए, मैंने अपने धन का सदैव ख्याल रखा, मैं तो अपने आप से ही प्यार करता हूँ, मैंने अपना काम पूरा कर लिया, वह अपनी किताब पढ़ रहा है, उसने स्वयं ही यह कार्य किया, तुम स्वयं अपना सामान संभालो, सुमन आप ही चली गई। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये जो निजवाचक जो सर्वनाम है इसके 10 उदाहरण थे। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। मृत्यु उपरांत प्रउज्ज्वल, योगीराज या प्रज्वलित। तो वर्तनी की दृष्टि से गलत है यहाँ पर। और अशुद्ध की अगर हम देखें तो कौन से वाला अशुद्ध है इसमें? तो ये जो ऑप्शन 1 में दिया गया है तो यही गलत है। इसके बाद है विलोम की दृष्टि से असंगत है। अब असंगत बताना है यहाँ पर कौन सा असंगत है। तो ये जो ऑप्शन 3 में दिया गया है अनुरक्ति विराम, तो यही क्या है? अलग है। लंबा, नाटा, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, सत्कार, तिरस्कार, ये सही है अनुरक्त विराम को छोड़कर। इसके बाद किस विकल्प में इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? उर्मिल, फेनिल, मेरियल या जटिल में। तो किस विकल्प में इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें देखें तो ये जो ऑप्शन 2 में दिया गया है मरियल, क्योंकि इसमें अल्प जो है ल इसका प्रयोग हुआ है। इन देखें तो जटिल, इल, फेन इल, उर्म इल, इनमें इल है तो इसमें नहीं है। अब जो प्रत्यय है वो क्या होते हैं? तो यहाँ पर देखिए तो प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्द के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रति और अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में और पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। इसलिए प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। तो जिन शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता वे किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता और न ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। प्रत्यय अविकारी शब्दांश होते हैं जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। कभी कभी प्रत्यय लगाने से अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता। प्रत्यय लगने पर शब्द में संधि नहीं होती, बल्कि अंतिम वर्ण स्वर में मिलने वाले प्रत्यय में स्वर की मात्रा लग जाएगी, लेकिन व्यंजन होने पर यह यथावत रहेगा। समाज, जैसे सामाजिक है शब्द समाज, साथ में एक प्रत्यय लगा है। सुगंधित में सुगंध शब्द और इत प्रत्यय। भुलक्कड़ में भूलना और अक्कड़। मिठास मीठा शब्द और आस प्रत्यय। लुहार में लोहा शब्द और आर प्रत्यय। नाटककार नाटक और प्रत्यय कार।
बढ़ाई, बड़ा और आई। टिकाऊ, टिक आऊ प्रत्यय। बिकाऊ तो बिक और आऊ प्रत्यय। होनहार, होन प्लस में हार प्रत्यय। लेनदार, लेन प्लस में दार प्रत्यय। घटिया, घट प्लस में इया प्रत्यय। घोड़ी वाला, गाड़ी वाला, गाड़ी शब्द है और वाला प्रत्यय है। सुतक्कर, सुत शब्द हो गया और अक्कर प्रत्यय है। दयालु, दया शब्द है और लू प्रत्यय है। तो ये होते हैं प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगते हैं। नेक्स्ट आ जाता है निम्न में से बकरी का पर्याय नहीं है। वर्ध की, अजा, छागी या छेरी। तो बकरी का पर्याय नहीं है। अब नहीं है कौन सा? ये वाला, वर्ध की। इसके बाद है जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है। जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है। आजकल की पढ़ाइयाँ बहुत महंगी है। ऊंचाइयाँ नापनी है तो पर्वतों की सैर कीजिए। कभी कभी बुराइयाँ ही अच्छाइयाँ बन जाती हैं। मैंने अनुभव किया है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। तो जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है। कौन सा? जो ये ऑप्शन 4 में दिया गया है। मैंने अनुभव किया कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो जिन शब्दों से एक जाति के सभी प्राणी अथवा वस्तुओं का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, पहाड़, खिड़की आदि शब्द एक ही प्रकार, प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इन शब्दों में किसी प्राणी, वस्तु या वस्तु, स्थान, विशेष की जाति या संपूर्ण वर्ग का बोध कराने वाले शब्द को जातिवाचक कहेंगे। जैसे लड़का, वस्तु, नदी, पहाड़, स्थान आदि। लड़का सभी लड़कों का बोध होता है। वस्तु से सभी प्रकार की वस्तु का बोध होता है। नदी से गंगा, यमुना, सरस्वती सभी नदियों का बोध होता है। और मनुष्य से कहने से संसार की सभी मनुष्य जातियों का बोध होता है। तो लड़का कहने से लड़कों का, वस्तु से जितनी भी वस्तुएं हैं, नदी से गंगा, यमुना, सरस्वती इन सभी का, और मनुष्य कहने से जितनी भी मनुष्य जाति है उन सभी का बोध होता है। और जातिवाचक संज्ञा के अगर कुछ हम उदाहरण देखें तो जैसे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, शेर जंगल का राजा होता है, बिल्ली को जानवरों की मौसी कहा जाता है, मानव सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी है, गाय का दूध मीठा होता है, पक्षी खुले आसमान में उड़ते हैं या पक्षी खुले आसमान है, डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये जातिवाचक है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? चित, आभास, तदर्थ, वागीश्वर या तिरोहित में। तो व्यंजन संधि जो इसका प्रयोग नहीं हुआ है। व्यंजन संधि जैसे हल संधि भी कह देते हैं, हल संधि। तो किसका प्रयोग नहीं हुआ है? और ये जो ऑप्शन 4 में दिया गया है, तिरोहित। इसके बाद है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह काम कोई वकील से ही हो सकता है, मैंने उसका धन्यवाद किया, कृपया दरवाजा बंद करने की कृपा करें, हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं। तो शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ पर 4 वाला, हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं। इसके बाद है समास की दृष्टि से असंगत विकल्प जो आपने यहाँ पर बताना है। तो समास की दृष्टि से एक असंगत है, गलत है, कौन सा? ये ऑप्शन 1 वाला, भयभीत, कर्ण तत्पुरुष समास। भयभीत जो होता है इसमें पंचमी तत्पुरुष समास होता है। कौन सा होता है? पंचमी तत्पुरुष समास, मतलब पंचमी विभक्ति लगी होती है, भय से डरा हुआ। तो ये कर्ण गलत है। सेठ, साहूकार, स्मार्दन, विद्याहीन, अपदान, स्वरगत, करप तत्पुरुष समास। तो ये गलत है। इसके बाद अब वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प बताइए। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा। अंतर्कथा, सर्व अधिकार संपन्न शासक या अधिकारी, अधिनायक, बिना किसी प्रयास के आयास, जिसे साफ दिया गया हो अभिशप्त। तो असंगत है यहाँ पर कौन सा? ये वाला, बिना किसी प्रयास के आयास, ये वाला। नेक्स्ट है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बताइए। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक वर्षा हुई, सब्जी में थोड़ा सा नमक डालिए, सारा काम मुझे ही करना होगा, सारा देश आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। तो संख्यावाचक और को भी अनिश्चित बतानी है, जो ऑप्शन 4 में है। सारे देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। सारे देश में अब ये नहीं, संख्या यहाँ पर दी नहीं गई है। तो
जहाँ पर अनिश्चित हो, मतलब कोई संख्या के बारे में पता नहीं हो कि कितनी है। तो यहाँ पर अगर हम विशेषण की बात करें तो संख्या अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, काया, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो आदि। इसके अगर हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो वाक्य में संज्ञा तो सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला कुत्ता, तो इसमें काला विशेषण है। जिस शब्द संज्ञा तो सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है तो उसे हम विशेष्य कहेंगे। उपयुक्त वाक्य में कुत्ता विशेष्य है, तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होगी उसे हम विशेषण कहेंगे। मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं। धर्मपुर स्वच्छ नगर है, वह पीला है, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर मेहनती, नीला, लाल, अच्छा, स्वच्छ, पीला और ऐसा शब्द विशेषण है जो क्रमशः विद्यार्थी, धर्मपुर, वह आदमी की विशेषता बतला रहे हैं। तो विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताएं उसे विशेष्य कहेंगे। इसलिए विद्यार्थी, धर्मपुर, वह आदमी विशेष्य है। और विशेषण सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक है। और व्याकरण में विशेषण एक विकारी शब्द है। तो विशेष्य क्या है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो जिस संज्ञा तो सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए तो वह विशेष्य होगा। गीता सुंदर है, सुंदर विशेषण है और गीता विशेष्य है। विशेषण शब्द विशेष्य से पूर्व आते हैं और उसके बाद, जैसे थोड़ा सा जल लाओ, 1 मीटर कपड़ा ले आना। बाद में, जैसे यह रास्ता लंबा है, खीरा कड़वा है। विशेषण के अगर हम प्रकारों को देखें तो ये 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्या, परिमाण और सर्वनामिक विशेषण। अब जो गुणवाचक विशेषण है तो जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होगा तो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे बगीचे में सुंदर फूल है, धर्मपुर स्वच्छ नगर है, सड़क वाहिनी गंदी नदी है, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। तो क्या है, एक विशेषता, गुण है उसके। तो यहाँ पर सुंदर, स्वच्छ, गंदी, स्वस्थ, ये गुणवाचक विशेषण है। गुण का अर्थ अच्छाई ही नहीं किंतु कोई भी विशेषता है। अच्छा, बुरा, खरा, खोटा, सभी प्रकार के गुण उसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब जैसे समय संबंधी की अगर ले तो नया, पुराना, ताजा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला, ये आ जाएंगे इसमें। स्थान संबंधी अगर देखें तो लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, भारी, भीतरी आ जाएंगे। आकार संबंधी देखें तो गोल, चकोर, सुडोल, पोला, सुंदर, ये आ जाएंगे। ये पीलो हो गए यहाँ पर। दशा संबंधी देखें तो दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला, करीब, फालतू, ये आ जाएंगे। वर्ण संबंधी अगर देखें तो लाल, पीला, नीला, हरा, काला, बैंगनी, सुनहरी कलर, ये आ जाएंगे। गुणों का अगर हम देखें तो भला, बुरा, उचित, अनुचित, पाप, झूठ, ये आ जाएंगे। संज्ञा संबंधी देखें तो मुंबई या बनारसी, लखनऊ, ये संज्ञा संबंधी है। तो ये सारे के सारे जो है यहाँ पर ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारा जो संख्यावाचक है। तो जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होगा, संख्यावाचक विशेषण उसे हम कहेंगे। जैसे कक्षा में क्या 40 विद्यार्थी हैं, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, उसकी दूसरी लड़की की शादी है, देश का हर एक बालक वीर है। तो ये क्या है, यहाँ पर संख्या के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें 40, दोनों, दूसरी, हर एक, ये शब्द संख्या के बारे में हमें बता रहे हैं। जो संख्यावाचक है इसके भी 2 प्रकार होते हैं, एक है निश्चित और एक है अनिश्चित। तो निश्चित क्या है, जहाँ पर हमें पूरी पक्की जानकारी हो कि 1, 5, 7, 12, तीसरा, मतलब कितने विद्यार्थी है, या निश्चित संख्या के बारे में पता हो। और अनिश्चित, तो अनिश्चित संख्या जहाँ पर हमें कोई पूरी पक्की जानकारी न हो, कई, अनेक, सब हो, तो हमें ये इसमें यह नहीं पता लगा कि 5, 10, 15 कितनी है। तो कई में तो बहुत सारे भी हो सकते हैं। अब जो निश्चित संख्यावाचक, जो इसके 6 भेद हैं। जैसे पूर्ण अंक बोधक विशेषण, 1, 10, 100, 1000, लाख आदि। जैसे एक है, एक लड़का स्कूल जा रहा है, 25 रुपये दीजिए, कल मेरे यहाँ 2 मित्र आएंगे, 4 आम ला। तो यह है पूर्णांक बोध विशेषण, मतलब यहाँ से पूरी कंप्लीट संख्या के बारे में पता लगा। एक होता है अपूर्णांक बोधक विशेषण, पौना, सवा, 1.5, 2.5, यह है अपूर्णांक बोधक विशेषण। मेरे जेब में 2.5 रुपये हैं, पापा ने मुझे 125 रुपये दिए, दूधिया ने मुझे 1.5 ग्राम दूध कम दिया। तो यह है अपूर्ण अंक, मतलब कंप्लीट नहीं है, ये 2, 3 ऐसे नहीं है, 2.5 है, सवा है, 1.5 है, तो यह है अपूर्ण। इसके बाद है क्रमवाचक, दूसरा, चौथा, 11वां, 50वां। पहला लड़का आया, दूसरा लड़का वहाँ बैठे, राम कक्षा में प्रथम रहा,
श्याम द्वितीय श्रेणी में पास हुआ। तो यह है कर्मवाचक विशेषण। इसके बाद है जो आवृत्तिवाचक है, 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना। मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है, गोपाल तुमसे 2 गुना मोटा है। तो यह है आवृत्तिवाचक विशेषण। और समूहवाचक विशेषण जैसे तीनों, पांचों, आठों, ऐसे तुम तीनों को जाना पड़ेगा, यहाँ से चारों चले जाओ। इसके बाद है प्रत्येक बोधक विशेषण, जैसे प्रति, प्रत्येक, हर एक, एक एक। प्रत्येक को प्रसाद मिला, एक एक व्यक्ति पानी में डूब गया। तो यह है प्रत्येक। अब आ जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण से अधिकतर भूतों का बोध होगा, जैसे सारे आम सड़ गए, पुस्तकालय में संख्या पुस्तकें हैं, लंका में अनेक महल जल गए, सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए। मतलब यहाँ पर कंप्लीट जो संख्या है उसके बारे में हमें पता नहीं लगा है, अनिश्चित संख्या है। तो निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आने वाले पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले लगभग या करीब, बाद में एक या और प्रत्यय लगाने से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। लगभग 50 लोग आएंगे, करीब 20 रुपये चाहिए, सैकड़ों लोग मारे गए। तो यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कभी कभी 2 पूर्णांक बोधक साथ में आकर अनिश्चयवाचक भी बन जाते हैं। 40 से 50 रुपये चाहिए, काम में 2-3 घंटे लगेंगे। अब आ जाता है परिमाणवाचक विशेषण। तो जिस विशेषण से किसी वस्तु के नापतोल का हमें बोध होगा तो उसे हम कहेंगे परिमाण बोधक विशेषण। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, उसे 1 किलो चीनी चाहिए, बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। तो यहाँ पर 2 मीटर, 1 किलो, थोड़ा पानी, ये क्या है, परिमाण के बारे में हमें बतला रहा है, मतलब नापतोल के बारे में। अब जो परिमाण बोधक जो है, इसके विशेषण के भी 2 प्रकार हैं, निश्चित और अनिश्चित। जैसे निश्चित हो गया 2 सेर गेहूँ, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध। और अनिश्चित हो गया थोड़ा पानी और अधिक काम, कुछ परिश्रम, जहाँ पर निश्चित संख्या के बारे में न पता हो। और परिमाण बोधक विशेषण अधिकतर भाववाचक द्रव्य और समूहवाचक संज्ञाओं के साथ आते हैं। अब जो चौथा नंबर आ जाता है सर्वनामिक विशेषण का। तो जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता पाए तो उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। वह आदमी व्यवहार से कुशल है, कौन छात्र मेरा काम करेगा। तो ये जो वाक्य है यहाँ पर वह और कौन, ये शब्द सर्वनामिक विशेषण है। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सर्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे निश्चयवाचक है, यह मूर्ति, यह मूर्तियां, वह मूर्ति, वे मूर्तियां। अनिश्चय की बात करें तो कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कुछ लाभ, तो यह अनिश्चय है। इनसे भी आप शब्दों से पता कर सकते हैं। प्रश्नवाचक की बात करें तो कौन आदमी, कौन लोग, कौन लोग, क्या काम, क्या सहायता, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। संबंधवाचक, जो पुस्तक, जो लड़का, जो वस्तु। तो ये है इसके उदाहरण। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर ये विशेषण जो है ये होता है 4 प्रकार से। अब आ जाता है नेक्स्ट में क्वेश्चन हमारा सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य चुनिए। भिखारी मंदिर के बाहर चला रहे थे, मछलियां तालाब में तैर रही है, धावक सड़क पर दौड़ रहे हैं, बहन ने भाई को मिठाई खिलाई। तो सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य बताइए। अब सकर्म होना चाहिए, उसमें कौन से वाला है, ये जो ऑप्शन 4 में दिया गया है, बहन ने भाई को मिठाई खिलाई। नेक्स्ट है किस विकल्प में अव्ययभाव समास है, विरोध, अवसरित, कृपा या सावधि में। अव्ययभाव समास है, तो अव्ययभाव समास जो है यहाँ पर किस में है, तो इसी में है, कृपा पूर्वक। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा प्रत्यय की दृष्टि से असंगत है। अब प्रत्यय की दृष्टि से यहाँ पर असंगत कौन सा है इसमें, और ये जो ऑप्शन 3 में यहाँ पर आया है अभिजात्य, अभिजात्य, अभिजात प्लस में तया, तो यही क्या असंगत है। गृहस्थ प्लस में गृहस्थी, दिष्ट प्लस में दृष्टि, पाणिनि प्लस में पाणिनि, तो कौन सा गलत है, ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, आधिकारिक, अलंबित, आधुनिक या आरण्यक में। तो आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो किस में हुआ है, इसमें आलंबित, आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे
नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आए, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।